Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Girls Body Part 8. Chapter 36 अर्जुन का सच शशांक के सामने। इधर विधि केबिन के बाहर चक्कर लगा रही थी, जैसे अंदर कितना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है उसके चेहरे पर चिंता की लकीर उभरी हुई थी। तभी वो देखती है कि सिद्धार्थ केबिन से बाहर आया और गुस्से में उसे घूरने लगा। सिद्धार्थ के ऐसे घूरने से गुस्सा तो उसे भी आया, लेकिन फिर वो सिद्धार्थ के दिमागी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए प्यार से पूछती है, सीत तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए? देखो तुम खुद डॉक्टर के पास आए हो, अपनी मर्जी से आए हो, इसका मतलब तुम अपनी मेंटली कंडीशन अच्छे से जानते हो, फिर क्यों इतनी जल्दी बाहर आ गए? देखो डॉक्टर को सपोर्ट करोगे तो जल्दी ही ठीक हो जाओगे। वही सिद्धार्थ तो विधि को ऐसे घूर रहा था जैसे वो अभी इसी वक्त विधि का मर्डर कर देगा। ये लड़की खुद दिमागी तौर पर बीमार है और ये मुझे मेंटली अनस्टेबल बोल रही है। हाँ सही ही है, एक पागल को पूरी दुनिया ही पागल लगती है। तभी विधि आगे कहती है, देखो मैं जानती हूँ ये डॉक्टर थोड़ा बड़बोला है, थोड़ी ज्यादा बकवास करता है, लेकिन ये सच में बहुत अच्छा और कामयाब डॉक्टर है। अगर तुम इस डॉक्टर को सपोर्ट करोगे तो ये तुम्हें जल्दी ही ठीक कर देगा। सिद्धार्थ अब बोलता है, तो तुम्हें पता है कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है? फिर ठीक है। वो विधि का हाथ पकड़ता है और उसे केबिन के अंदर धक्का देके बोलता है, तो डॉक्टर को सपोर्ट करो तुम, और गेट बाहर से बंद कर देता है। विधि हैरानी से गेट के तरफ देखती रहती है। ये सच में पूरी तरह पागल हो गया है क्या? इसके बदले मैं डॉक्टर से मिलूंगी तो उसकी बीमारी थोड़ी ठीक होगी। तभी पीछे से डॉक्टर शशांक की आवाज आती है, मिस विधि आइए बैठिए, बैठकर बात करते हैं। विधि पलटकर शशांक को देखती है, फिर आके बैठ जाती है क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था, आखिर गेट बाहर से बंद था। शशांक कुछ देर विधि को गौर से देखता है और अपने मन में कहता है, आह इतनी खूबसूरत लड़की है, कौन बोल सकता है कि ये दिमागी तौर पर बीमार है? खैर मुझे तो इसका इलाज करना है। फिर वो अपना गला साफ करके कहता है, तो मिस विधि आपके दोस्त ने मुझे बताया कि आप अपनी कंडीशन के बारे में जानती है। विधि थोड़ा और कंफर्टेबल होके अपनी जगह पर बैठती है और अपनी आईब्राउ उचकाकर शशांक को देखती ही है, जैसे पूछना चाहती हो कैसी कंडीशन। शशांक फिर से बोलता है, यही कि आपको स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। विधि एकदम से चेयर से खड़े होके कहती है, क्या बकवास कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? तुझे लगता है मैं मेंटली बीमार हूँ? साले मुझे लगा था तू सच में बड़ा डॉक्टर बन गया है, लेकिन तू तो अभी भी बचपन की तरह ही बेवकूफ है। विधि के ऐसे बिहेवियर चेंज को देखकर शशांक को लगता है कि हाँ सच में ये लड़की बीमार ही है। अभी तक तो कितने अच्छे से बात कर रही थी, अब एकदम से ऐसे बात कर रही है जैसे मुझे बचपन से जानती हो। शशांक फिर से शांत लहजे में कहता है, मिस विधि मैं आपको मेंटली बीमार नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप तो जानती है कि आपके अंदर एक और आदमी है जो कभी कभी बाहर आता है, जो अर्जुन सिंघानिया है। वो ये सब बहुत ही शांति से बोल रहा था क्योंकि ऐसे पेशेंट के साथ डॉक्टर बहुत शांति से ही पेश आते हैं। वहीं विधि का दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था, क्या ये सिद्धार्थ उसे पागल समझता है और वो उसका इलाज कराने यहाँ लेके आया है? अचानक ही उसके दिमाग में आता है, मतलब उस दिन सिद्धार्थ में अर्जुन सिंघानिया कहा था, उसका मतलब ये था कि मेरी अंदर एक और पर्सनैलिटी है। मतलब उसे ये नहीं पता है कि विधि मर चुकी है और मेरी आत्मा अब विधि के बॉडी में है, और मैं इस वजह से इतने दिन से इसकी सब बात मान रही थी। ओह गॉड। वहीं शशांक बहुत देर से विधि के एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था, तो उसे अब भरोसा हो चला था कि विधि को सच में प्रॉब्लम है, क्योंकि विधि के चेहरे पर कभी गुस्सा होता तो कभी हैरानी तो कभी हंसी। विधि फिर शशांक को देखती है और कहती है, इसे मैं अपना सच बताऊंगी, अगर इसने मुझ पर भरोसा कर लिया तो ये आगे चलकर मेरी हेल्प कर सकता है, और आखिर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है ये, इसे पता होना चाहिए मेरी लाइफ का सच। शशांक फिर से पूछता है, मिस विधि क्या आप मुझे बता सकती है कैसी कंडीशन में आपके अंदर का अर्जुन सिंघानिया बाहर आता है? विधि भी अब बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुकी थी, एक तो सुबह से ही वो सिद्धार्थ के कारण परेशान थी और अब ये सब ड्रामा। विधि एकदम से टेबल पर हाथ मार के कहती है, एक बार और मुझे बीमार बोला ना तो तुझे ही बीमार बना दूंगा, समझा? और हाँ मैं हूँ अर्जुन सिंघानिया, ये कोई मेरी दूसरी पर्सनैलिटी नहीं है, बल्कि मैं सच में अर्जुन सिंघानिया हूँ। समझ आई मेरी बात? शशांक विधि को देख के पूरी तरह हैरान था, ये तो सच में बिल्कुल टू कॉपी अर्जुन ही है। 2 साल पहले जब वो ऑस्ट्रेलिया आया था, उसका गुस्सा सैम यही था। विधि शशांक को देख के कहती है, अब तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगे, इसलिए मैं बात किसी को नहीं बताता। शशांक अभी भी हैरानी से विधि को देख रहा था, तो विधि उसके पेट में एक पंच मारकर कहती है, अबे कुछ बोलेगा या ऐसे ही खोया रहेगा? शशांक पंच खा के होश में आता है और बोलता है, मिस विधि आपकी बीमारी तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है,
आपको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। विधि गुस्से में शशांक को घूरती है, फिर खुद को शांत करने के लिए टेबल पर अपनी उंगली से टैप करके धुन बजाने लगती है। वहीं उस धुन को सुनकर शशांक शॉक हो जाता है, क्योंकि ये धुन बस वो और अर्जुन ही बजाते थे साथ में, कुछ अलग ही धुन था ये। शशांक डरते हुए कहता है, कौन हो तुम और तुम्हें ये धुन कैसे पता? विधि फिर से गुस्से में टेबल पर एक पंच मारती है और कहती है, साले हिपो, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, फिर भी मुझे नहीं पहचान रहा? शशांक हैरानी से बोलता है, तुम तो बहुत चालू चीज हो यार, पूरा रिसर्च करके आई हो। तुम्हें कैसे पता अर्जुन मुझे बचपन में क्या बुलाता था? विधि अपने बालों को खींच के कहती है, अब भी प्रूफ चाहिए कि मैं ही अर्जुन हूँ? रुको बताती हूँ तुझे। तब सुन, याद है बचपन में तू मेरे निक्कर पहन लिया करता था? शशांक के ये सुनते ही कान लाल हो जाते हैं। वो शर्मा के कहता है, यार मैं लड़की के कपड़े क्यों पहनूंगा? विधि उसके सिर पर एक चपत लगा के कहती है, बेवकूफ़ी मेरे यानी अर्जुन के, और याद दिला दूँ तुझे, एक कुत्ते ने तेरे बम पर काट लिया था। और याद दिखाऊं, तेरे बम पर तिल भी है साले। कितनी बार मेरे सामने नंगा घुमा है तू, और कुछ बताऊं तब विश्वास करेगा कि मैं अर्जुन ही हूँ? विधि ये सब चिल्लाते हुए एक ही सांस में कह जाती है। वहीं एक लड़की के मुंह से इतने पर्सनल बात सुनकर तो शशांक के गाल और कान पूरी तरह लाल हो जाते हैं, लेकिन फिर वो एक बार शर्माते हुए पूछता है, यार तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है? ये सब बात तो मेरे पेरेंट्स के अलावा बस अर्जुन ही जानता था। विधि अब पूरी तरह से इरिटेट हो चुकी थी। वो चिल्ला के कहती है, क्योंकि मैं ही अर्जुन सिंघानिया हूँ, आई एम द मैन। शशांक उसे देख के हैरानी से कहता है, लेकिन तुम मैन कहाँ हो, और तुम अर्जुन कैसे हो सकते हो? यार अगर मेरा अर्जुन जेंडर भी चेंज करवाता तो भी वो बहुत लंबा था, तुम्हारी तरह 5 फुट 3 इंच नहीं, समझी? शशांक आंखें छोटी करके कहता है। विधि फिर अचानक बोलती है, क्योंकि अर्जुन सिंघानिया मर चुका है और मेरा रिबर्थ हुआ है विधि के बॉडी में। शशांक विधि के बातें सुनकर अपनी आंखें रोल करके कहता है, बकवास, मतलब तुम कुछ भी कहानी सुनाओगी और मैं उस पर भरोसा कर लूंगा? विधि अब शशांक को घूर के देखती हैं तो शशांक थोड़ा डर जाता है, लेकिन हिम्मत करके बोलता है, तुम कुछ भी कहानी नहीं बना सकती। अर्जुन तो सब कुछ छोड़कर चला गया है, न्यूज में आया था, और उसने अपना सब कुछ अपनी बहन पलक के नाम भी कर दिया है। ये सुनते ही विधि की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। चैप्टर 37, क्या तुम मुझे डेट करोगे? विधि इतने गुस्से में थी कि वो सामने रखे टेबल को उठाकर पटक देती है जैसे कि वो प्लास्टिक का हो, लेकिन शशांक ही जानता था कि टेबल कितना भारी है। लेकिन विधि पलक का नाम सुनते ही इतने गुस्से में आ गई थी कि उसने गुस्से में क्या किया उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। विधि अपनी लाल आंखों से शशांक को देखती है और गुस्से से कहती है, झूठ झूठ है सब, मार दिया उसने मुझे, मेरे प्यार का फायदा उठाया उसने, धोखा दिया है उसने मुझे, उसने दादाजी और मॉम को भी मार दिया। शशांक हैरानी से विधि को देखता है और कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा? विधि उसे सब कुछ बता देती है और कहती है, अब तुम मुझ पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन यही सच है, और मैं ही अर्जुन हूँ। ये सब कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता, लेकिन सच में मेरा रिबर्थ हुआ है, वो भी एक लड़की के बॉडी में। शशांक हैरानी से अपने गाल में हाथ रख के बैठ जाता है और कहता है, ये सब कितना फिल्मी है, क्या सच में ऐसा होता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, क्या तुम सच में मेरे दोस्त हो? यार तुम्हारी बहुत सी हरकत उससे मिल रही है, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मेरे दोस्त अर्जुन हो। फिर वो विधि के तरफ देख के कहता है, यार लेकिन तुम कितने हॉट हो गए हो, क्या तुम मुझे डेट करोगे? फिर खुद ही बोलता है, आह नहीं नहीं, मुझे नहीं करना तुम्हें डेट, बॉडी भले ही लड़की की हो, लेकिन मुझे तो पता है ना कि इसके अंदर मेरा चड्डी बड्डी है। विधि उसे घूर के देखती हैं तो शशांक अपने दांत दिखा देता है। फिर वो कहता है, तो क्या तू उन दोनों को ऐसे ही छोड़ देगा? विधि उससे कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, जो मेरा है उसे या तो मैं वापस लूंगा या बर्बाद कर दूंगा, ताकि वो भी उस पर ऐश ना कर पाए। लेकिन उससे पहले मुझे उसे खोजना होगा। अगर वो हमें मिल गई तो बाजी हमारे हाथ में होगी, क्योंकि सिंघानिया इंडस्ट्रीज के 51% उसके नाम है, और अगर वो सामने नहीं आई तो वैसे भी 51% शेयर ट्रस्ट में चला जाएगा, जिसके बारे के पलक और उसका आशिक नहीं जानते हैं। शशांक विधि को इतने गुस्से के देखता है तो उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करता है, जैसे वो अर्जुन को शांत करता था जब कभी वो गुस्सा हो जाता था, और होता भी यही है। विधि धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। फिर विधि भी अपनी पकड़ शशांक पर कस देती है। आखिर कितने दिनों बाद उसे किसी अपने का साथ मिला था, जो सच में उसका अपना था, जिसके साथ उसके कई अच्छी यादें थी, जिसने कई बार उसकी गलती के लिए डांट सुना था। विधि भी शशांक के गले लगाने से भावुक हो जाती है, और वैसे ही उसके गले लगी रहती है।
फिर विधि कहती है, शशांक तुम मुझे विधि ही बोला करो, बहुत मुश्किल से मैंने खुद को इस रूप में ढाला है। अर्जुन बोलने से लगता है मैं अभी भी उसी अपने शरीर में हूँ। फिर शशांक कहता है, ठीक है, लेकिन तुम सच में अर्जुन ही हो ना? यार तुम अब कितने हॉट लग रहे हो, मेरा मन कर रहा है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं और अभी तुम्हें किस कर लूं। विधि वैसे ही गले लगे हुए ही पीछे से पीठ पर एक मुक्का जड़ देती है। बकवास बंद कर, नहीं तो मैं तेरे मुंह में मुक्का मार के मुंह तोड़ दूंगी, आगे से किसी को किस करने लायक नहीं रहेगा, फिर समझा? शशांक उसकी बात पर हंस देता है और कहता है, वैसे ये सिद्धार्थ क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जो तुम्हें यहाँ लेकर आया है? क्या इसने तुझे कभी किस किया है? विधि घूर के शशांक को देखती है और मुंह बना के कहती है, उसे बॉयफ्रेंड बनाने से अच्छा मैं तुझे अपना बॉयफ्रेंड ना बना लूं, उसे किस करने से अच्छा मैं तुझे किस कर लूं। तभी अचानक कैबिन का दरवाजा खुलता है। विधि और शशांक गेट का आवाज सुनकर उस तरफ देखते हैं तो जल्दी से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन वहीं जो सिद्धार्थ गेट पर खड़ा था, उसकी मुट्ठी कस जाती है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो शशांक को अपनी लाल आंखों से घूरने लगता है। वहीं विधि सिद्धार्थ को ऐसे देखकर एक पल के लिए डर जाती है और अपने मन में सोचती है, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे इसने अपनी बीवी को किसी पराये मर्द के बाहों में देख लिया हो। अरे हाँ, ये तो मुझे ही जाने मन कहता घूमता रहता है। क्या ये शशांक को मेरे करीब देखकर जल भुन रहा है? और वो अपनी आंखें मटका कर सिद्धार्थ को देखने लगती है। तभी सिद्धार्थ आके विधि को अपने करीब करके कहता है, ये कौन सा इलाज का तरीका है मिस्टर वर्मा? शशांक उसकी बात सुनकर अपनी आइस रोल करता है और खुद से कहता है, ओह पजेसिव नाइस। तभी एक बार फिर से सिद्धार्थ की कोल्ड वॉइस सुनाई देती है, जिससे हड़बड़ा के शशांक कहता है, वो पेशेंट जब हाइपर हो जाते हैं तब मैं ऐसे ही उसे शांत करता हूँ। फिर खुद में बड़बड़ाता है, क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? तभी सिद्धार्थ बोलता है, तो ट्रीटमेंट कब से स्टार्ट करना है? वही विधि उसकी बात सुनकर उससे अलग होके कहती है, ए तुम खुद को समझते क्या हो? मुझे पागल समझ रहे हो? खुद तुम दोनों ही पागल हो, दोनों अपना इलाज करवाओ पहले। और वो शशांक का कार्ड टेबल से उठाकर उस केबिन से बाहर निकल जाती है। वही शशांक कहता है, ऐसे पेशेंट इसी तरह बिहेव करते हैं, प्यार से पेश आइएगा इनके साथ। सिद्धार्थ उसे घूरता है और कहता है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे उसके साथ कैसे पेश आना है, बोलकर वो भी केबिन से निकल जाता है। वही दोनों के जाने के बाद शशांक अपना पेट पकड़ के हंसने लगता है। ओह गॉड, क्या होगा इस खड़ूस सिद्धार्थ का अब? जहां तक मैं अर्जुन को जानता हूं, अभी तक तो उसने सिद्धार्थ से बदला लेने का प्लान बना ही लिया होगा। वैसे अर्जुन उर्फ विधि इसके पीछे भी क्या खड़ूस आशिक पड़ा है? इधर सिद्धार्थ क्लिनिक से बाहर आता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसे ना तो उसकी कार दिख रही है, ना ही उसकी जाने मन। सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी करके चारों तरफ देखता है और धीरे से कहता है, जाने मन कहाँ चली गई तुम? फिर वो अपना माथा रब करने लगता है। आह, ये बीमार होने के साथ साथ चोर भी है, इसने मुझे बिना पता चले मेरी पॉकेट से कार की चाबी निकाल ली, इम्प्रेसिव। फिर सिद्धार्थ कैब बुक करता है, थोड़ी देर में उसकी कैब आ जाती है और वो पहले विधि के अपार्टमेंट के तरफ जाता है, लेकिन उसे वहां विधि नहीं मिलती, जिससे उसकी भावे सिकुड़ जाती है। ये लड़की अपने घर नहीं आए अभी तक, तो फिर ये कहाँ गई? क्या ये वापस कॉलेज चली गई है? नहीं, कॉलेज का टाइम तो खत्म हो गया होगा अब तक। सिद्धार्थ अपनी घड़ी को देखते हुए बोलता है। फिर वो अपना फोन निकालकर विधि को कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाती है। जब सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आता तो वो स्वयं को कॉल करता है, स्वयं कहाँ है तू? क्या जाने मन कॉलेज आई है? तो दूसरे साइड से स्वयं बोलता है, नहीं वो नहीं आई है और तू मुझे कॉल मत करना, अकेले चला गया ना डेट पर, तो मुझसे बात मत करना। और हाँ, उस धोखेबाज लेडी डॉन के बारे में तो मुझसे बिल्कुल मत पूछना, समझा? और आज मैं तुझे गुस्सा हूँ, इसलिए मैं और राज आज घर नहीं आ रहे हैं। इतना बोलकर स्वयं कॉल कट कर देता है। वही स्वयं की बातें सुनकर सिद्धार्थ के माथे पर बल पड़ जाता है, ये इस तरह बात क्यों कर रहा था, इडियट। फिर सिद्धार्थ कुछ सोचकर कैब अपने फ्लैट के तरफ ले चलने को बोल देता है। जब वो वहां पहुंचता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी कार नीचे ही पार्क की हुई थी। क्या जाने मन यहाँ आई थी, उसे मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? सिद्धार्थ हैरान होके सोचता है, फिर अपना सिर झटक कर कैब वाले को पे करके अपनी बिल्डिंग में चला जाता है। सिद्धार्थ जैसे ही अपने फ्लैट का गेट खोलने के लिए चाबी लगाता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि गेट पहले से ही खुला हुआ था।
वो अपने फ्लैट के अंदर जाता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। सामने कोई औरत साड़ी पहने स्विंग चेयर पर बैठी थी और वो चेयर इधर से उधर डोल रहा था और कर्र कर्र की आवाज आ रही थी। ये देखकर एक पल के लिए सिद्धार्थ अपना सलाइवा गटक लेता है। चैप्टर 38 टीवी सीरियल की बहू की तरह। दूसरी तरफ विराट आज राधिका को उसके घर छोड़ने जा रहा था। दोनों बाइक में थे। थोड़ी देर में विराट राधिका के घर के सामने अपनी बाइक रोकता है। राधिका पीछे से उतरकर विराट से कहती है, विराट अंदर आओ ना, कॉफी पी कर जाना। वहीं विराट उसकी बात सुनकर ब्लश स्माइलिंग फेस करने करता है, क्या ये मुझे कॉफी डेट के लिए पूछ रही है? हद है ना, ये नए नए आशिकी का भूत है, ज्यादा ही इश्क का खुमार चढ़ने लगा है। भाई वो तुझे बस अपने घर कॉफी पीने बोल रही है क्योंकि तूने उसकी हेल्प की। विराट अंदर जाना तो चाहता था लेकिन एक बार फिर भी मना करता है, नहीं राधिका आज नहीं, किसी और दिन। लेकिन अपने मन में ही कहता है, एक बार और पूछ लो, आ जाऊंगा। एक बार में ही आ जाता तो कितना डेस्पेरेट लगता, पूछ लो एक बार और। वहीं ये सुनकर राधिका को तो बहुत बुरा लगता है लेकिन फिर वो स्माइल करके कहता है, ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइम पक्का। वहीं ये सुनते ही विराट के सारे ख्यालों में पानी फिर जाता है। तभी उसकी मम्मी उसे देखती है तो आवाज देती है और वो विराट को बाय बोलकर जल्दी से अंदर चली जाती है। वहीं अब तो विराट को लग रहा था जैसे कोई उसके अरमानों को पानी में डुबो डुबो के मरने की कोशिश कर रहा है। उसका मन कर रहा था कि वो जाके राधिका का पैर पकड़ के बोले, यार अंदर बुला लो मुझे, ऐसे कौन करता है, एक बार में ही मान गई, दो तीन बार मुझे मनाना था ना अंदर आने के लिए, प्लीज मुझे बुलाओ, मुझे तुम्हारे साथ कॉफी पीनी है। विराट अपनी फूटी किस्मत लिए राधिका को अंदर जाते देखता रह जाता है और खुद में ही रोनी सूरत लिए बड़बड़ाता है, यार मुझे लगा था एक बार और बोलेगी लेकिन इसने तो दोबारा मुझसे पूछा ही नहीं, क्या मैं इसके पीछे अंदर चला जाऊं? नहीं यार, ऐसे ही इसके पीछे चला जाऊंगा तो कितना खराब लगेगा, उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं मुफ्त की दावत उड़ाने चला आया हूँ। रहने दे विराट, चल निकल यहाँ से, बोल के वो अपना दुखी दिल संभाल वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद राधिका गेट से बाहर झांक के देखती है और मुंह बना के कहती है, आपने आप को क्या समझते हैं पता नहीं, इसे क्या लगा घर के नए जमाई की तरह जबरदस्त इसे अंदर लेके जाएंगे सब और आप भगत करेंगे हूँ। फिर वो पलट के अपने रूम चली जाती है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ हिम्मत करके चेयर के तरफ बढ़ता है। भले ही वो बाहुबली बना घूमता था लेकिन इस बाहुबली को भी भूत से डर लगता था। उसने तो साड़ी में एक लड़की को देख के सोच लिया कि आज उसके नालायक दोस्त नहीं है और घर में एक चुड़ैल आ गई है। हे भगवान, आज बचा लेना चुड़ैल से, फिर मैं अपने उन नालायक दोस्तों को कभी भी ऐसे नाराज नहीं करूंगा। जब भी डेट पर जाऊंगा उसे साथ ले जाऊंगा ताकि वो फिर मुझे कभी अकेला ना छोड़े। सिद्धार्थ हाथ जोड़ के ऊपर देखकर ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी अचानक लाइट जल गई। वहीं लाइट जलने पर जब उसने सामने देखा तो उसके आंखों में कुछ मिक्स्ड इमोशंस थे, जैसे हैरानी, गुस्सा, नशा, आंखों में प्यार, बहुत कुछ, क्योंकि सामने विधि थी जो पूरी तरीके से साड़ी पहने हुए तैयार थी, बिल्कुल टीवी सीरियल की बहू की तरह। वहीं विधि सिद्धार्थ को देख के शर्माते हुए कहती है, जी आप घर आ गए, कितनी देर कर दी आपने आने में। वही ये सुनकर तो सिद्धार्थ को लगा कि से चक्कर ही आ जाएगा। उसने अपने गुस्से वाले इमोशन को आगे किया और विधि के पास जाके उसे घूरते हुए कहा, ये सब क्या है और ये सिंदूर, किससे शादी की तुमने, बताओ मुझे, अभी तुम्हें विधवा बनाकर आता हूँ। विधि उसे अजीब तरीके से घूरती है, फिर वापस से मासूम सी शक्ल बना के कहती है, कैसी बात कर रहे हैं जी, आप खुद को मारने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। वहीं सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी करके उसे देखता है और कहता है, मैंने कब बोला कि मैं खुद को मरूंगा? जी अभी अभी आपने कहा कि आप मुझे विधवा बना देंगे, अब आप मेरे पति है तो मुझे विधवा बनाने के लिए तो आपको ही मरना होगा ना। वहीं विधि की बात सुनकर सिद्धार्थ हैरानी से विधि को देखने लगता है, क्या हमारी शादी ये कब हुआ, मुझे पता क्यों नहीं चला? क्या हुआ जी? क्या आप मुझे धोखा देने के बारे में सोच रहे हैं, मुझे छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं? देखिए अगर ऐसा है तो मैं आपको मारकर सच में विधवा हो जाऊंगी, विधि गुस्से में बोलती है। सिद्धार्थ वहीं विधि के बातों को प्रोसेस करने की कोशिश करता है, अचानक ही वो बड़बड़ाता है, क्या ये नहीं इसकी के पर्सनैलिटी है? वहीं ये सुनकर विधि एक डेविल स्माइल करती है और अपने मन में बोलती है, मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गए थे ना, अब अगर मैंने तुम्हारा बैंड नहीं बजाया तो मेरा नाम भी विधि नहीं। वहीं सिद्धार्थ फिर विधि को देख के बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थक गया था इसलिए कुछ भी बोल दिया, तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर विधि सिद्धार्थ के हाथ से उसका बैग लेके कहती है, जी आप जाए फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है ना।
वहीं सिद्धार्थ एक बार विधि को देख के अपने रूम में चला जाता है, फिर खुद से ही मुस्करा के कहता है यार ये तो पहले वाली विधि बन गई है, लेकिन ये कितनी औसम है यार, कितने प्यार से मुझसे बात करती है, एकदम वाइफ मटेरियल है यार। अगर ये हमेशा के लिए ऐसी ही हो जाए तो लगे हाथ मैं इससे शादी कर लूं। सिद्धार्थ अपने ही सपनों के दुनिया में खुश हो रहा था, वहीं उधर विधि अपने शैतानी दिमाग के मदद से कुछ खुराफात करने को पूरी तरह तैयार थी, जिसके बारे में बेचारे सिद्धार्थ को कोई जानकारी नहीं थी। सिद्धार्थ फ्रेश होके चेंज करके हॉल में आता है तो देखता है विधि वही डाइनिंग टेबल पर बैठ के उसका इंतजार कर रही है। वहां पहले से ही 2 प्लेट तैयार है, एक विधि के सामने रखा है और एक सिद्धार्थ के लिए। वहीं पहले से प्लेट तैयार देख के सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो जाती है, ये प्लेट पहले से क्यों है, क्या ये लड़की कोई ड्रामा कर रही है। उसे विधि पर शक होता है तो वो विधि के सामने वाले चेयर पर बैठकर कहता है चलो आज हम दोनों एक ही प्लेट से खाएंगे। ये बोल के वो विधि के सामने वाली प्लेट को हटा देता है, वही उसके ऐसा करने से विधि एकदम हड़बड़ा जाती है और बोलती है कैसी बात कर रहे हैं आप जी, साथ कैसे खाएंगे, उससे तो खाना मेरा झूठा पर हो जाएगा, आप वो कैसे खा सकते हैं, हम अपनी अपनी प्लेट से ही खाएंगे। सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर अजीब तरीके से विधि को देखता है, फिर कहता है ठीक है लेकिन मैं तुम्हारी प्लेट से खाऊंगा और तुम मेरी प्लेट से। विधि तुरंत बोलती है नहीं, बिल्कुल नहीं, आप अपने प्लेट से खाएंगे और मैं अपनी प्लेट से। सिद्धार्थ उसे घूर के देखता है तो विधि चूहे सी आवाज में कहती है जी आपके प्लेट में ज्यादा खाना है, मैं उतना नहीं खा पाऊंगी। सिद्धार्थ अपनी प्लेट देखता है जिसमें सच के ज्यादा खाना था, फिर वो बोलता है फिर भी तुम ही मेरी प्लेट से खाओगी, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कितना कम खाना खाती हो, देखा है मैंने, बुक्कड़ की तरह ठूस ठूस कर खाती हो तुम। और वो अपना प्लेट विधि के सामने कर देता है और विधि का प्लेट अपने सामने। फिर वो विधि के खाने का वेट करने लगता है, वहीं विधि उसके खाने का। दोनों ही एक दूसरे को बैठ के देख रहे थे कि सामने वाला पहले खाए, लेकिन जैसे आज दोनों ने ठान लिया था कि पहले तो सामने वाला ही खाएगा। चैप्टर 39 आह मिर्ची मिर्ची। विधि जब बहुत देर तक देखती है कि सिद्धार्थ नहीं खा रहा है तो वो ओवर मासूम बनकर कहती है क्या हुआ जी, आप खा नहीं रहे हैं, जानती हूँ मैं खाना ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मैंने बहुत प्यार से आपके लिए खाना बनाया है, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। ऐसा बोलकर वो अपने प्लेट से खाने की एक बाइट लेके खा लेती है। तो सिद्धार्थ अपने मन में कहता है आह, अगर मेरे प्लेट में कोई गड़बड़ नहीं थी फिर ये तो इसकी ही प्लेट थी, ये तो बिल्कुल ठीक होगा। सोच के वो भी एक बाइट लेता है, जैसे ही वो खाने को होता है विधि के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है जो सिद्धार्थ देख नहीं पाता है और खाना खा लेता है, लेकिन जैसे ही वो खाता है उसके कान से धुआं निकलने लगता है। आह मिर्ची मिर्ची। विधि तुरंत एक मिर्ची लेके आती है और उसके मुंह में डाल के कहती है लीजिए जी मिर्ची खाए, आपको पहले बोलना था ना कि आपको खाने के साथ मिर्ची चाहिए, ऐसे बच्चों की तरह मिर्ची मिर्ची क्यों चिल्ला रहे हैं। वहीं मुंह में दोबारा मिर्ची चले जाने से सिद्धार्थ की हालत ही खराब हो जाती है, उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी विधि कहती है अच्छा जी रोइए नहीं, लीजिए आपके वाले खाने में और मिर्च दे देती हूँ, बोल के उसके सब्जी में और मिर्च दे देती है, फिर एक चम्मच सब्जी उठा के सिद्धार्थ के मुंह में दे के कहती है जी अब बताया मिर्च अब सही है। सिद्धार्थ से अब बर्दाश्त नहीं होता है तो सामने रखे खीर को उठा के खाता है, लेकिन ये क्या उसमें भी पूरा नमक भरा हुआ था तो वो तुरंत उसे थूक देता है। वहीं सिद्धार्थ जल्दी से अपनी जगह से उठता ही और किचन दौड़ जाता है और फ्रिज खोल के कुछ खोजने लगता है, उसे बर्फ नजर आता है तो जल्दी बर्फ को मुंह में रख के अपने वॉशरूम भाग जाता है। वहीं उसके वॉशरूम जाते ही विधि जोर जोर से हंसने लगती है। वॉशरूम में सिद्धार्थ की हालत बहुत खराब हो गई थी, वो बर्फ को बार बार अपने होंठ पर रगड़ रहा था, उसके शरीर में गर्मी भी बढ़ रही थी तो वो शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे आराम मिलता है तो वो वॉशरूम से बाहर निकलता है, उसने बस अभी के लोअर पहने हुए था, उसकी परफेक्ट बॉडी साफ नजर आ रही थी। सिद्धार्थ जैसे ही बाहर निकलता है उसकी सांसें एकदम थम सी जाती है, एक तो पहले से ही मिर्च खाने के कारण उसे गर्मी लग रहा था और अब सामने का नज़ारा देख के तो उसके बॉडी में इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दरअसल सामने विधि थी बहुत ही हॉट सी नाइट ड्रेस में, वैसे कोई बहुत ज़्यादा रिवेलिंग नहीं था ड्रेस, लेकिन सिल्क का होने के कारण उसकी बॉडी से चिपका हुआ था, वही उसके ऊपर नेट लाइट श्रग था। विधि का हाल भी कुछ ऐसा ही था, वो भी अपनी सांसें थामे सिद्धार्थ की परफेक्ट बॉडी को देख रही थी, लेकिन क्योंकि वो अर्जुन कपूर था उसने खुद को जल्दी से अपने कंट्रोल में कर लिया और फिर अदा से चलती हुई सिद्धार्थ के पास आ गई। वहीं विधि को अपने करीब देख के सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस ली, जैसे वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है।
विधि उसके करीब आके उसके खुले सीने में अपनी उंगली फेरते हुए कहती है, डार्लिंग, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कितना वक्त लगा दिया तुमने। वहीं विधि के उंगली को अपने सीने पर महसूस करके सिद्धार्थ हकलाते हुए कहता है, विधि, ये क्या कर रही हो तुम। वहीं विधि अचानक से घूर के सिद्धार्थ को देखती है और कहती है, डार्लिंग, ये विधि कौन है। ये सुनते ही सिद्धार्थ के भावे सिकुड़ जाती है, तुम ही तो विधि हो। सिद्धार्थ के ऐसा बोलने पर विधि सिद्धार्थ के सीने पर हल्के से एक पंच मार के कहती है, डार्लिंग, तुम मेरा नाम कैसे भूल सकते हो, मेरा नाम मोना है, विधि नहीं। फिर अपनी आंखें छोटी करके कहती है, क्या तुम मुझे उस विधि के लिए चीट कर रही हो। अगर तुमने मुझे चीट करने के बारे में सोचा भी तो मैं उस विधि की जान ले लूंगी। उसकी बात से सिद्धार्थ विधि को अजीब तरीके से देखता है और सोचता है, अजीब बीमारी है बेचारी की, बोलो खुद को मारने की बात कर रही है। वहीं सिद्धार्थ कर एक्सप्रेशन देख के विधि अंदर अंदर हंस रही थी, लेकिन उसके चेहरे से कुछ पता नहीं चल रहा था। एक बार फिर विधि सिद्धार्थ के सीने पर हाथ रख के कहती है, डार्लिंग, चलो ना कुछ फन करते हैं, सिर्फ मैं और तुम, कुछ तूफानी करते हैं। सिद्धार्थ की हालत पूरी तरह टाइट हो चुकी थी, अब उसके लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी विधि अपना श्रग निकाल कर बेड पर फेंक देती है। बस ये था सिद्धार्थ के लिए लास्ट पॉइंट। अब सभी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपना हाथ विधि के कमर पर लपेट दिया और विधि को अपने बिल्कुल करीब कर लिया। अब दोनों ही एक दूसरे की सांसों को महसूस कर पा रहे थे। सिद्धार्थ पूरी तरह बहक चुका था, उसके हाथ विधि के कमर पर घूम रहे थे, लेकिन अचानक उसे ख्याल आता है कि वो विधि के बीमारी का फायदा नहीं उठा सकता। लेकिन फिर तुरंत ख्याल आता है कि एक किस तो कर ही सकता है। आखिर इस लड़की ने ही उसे सेड्यूस किया है, अब एक किस तो बनता ही है। वैसे भी विधि को कौन सा याद रहने वाला है, ये सोच के वो विधि के तरफ झुकने लगता है। वहीं सिद्धार्थ की हरकत से विधि की त्योरियां चट जाती हैं। यार, ये तो पूरा ठरकी है, मेरा गेम मुझ पर ही उल्टा पड़ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सिद्धार्थ को कैसे रोके, वो तो बस सिद्धार्थ को परेशान करने के लिए ये सब कर रही थी। विधि इधर उधर देख के अपने आंखें मटका रही थी और कुछ सोच रही थी कि अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और विधि सीधे सिद्धार्थ को एक घुसा जड़ देती है, जिससे सिद्धार्थ 2 कदम पीछे हो जाता है और अपना नाक पकड़ के अविश्वास से विधि को देखता है, जो अपने आंखों में गुस्सा लिए उसे ही घूर रही थी। सिद्धार्थ अपने नाक को सहलाते हुए कहता है, पागल लड़की, मारा क्यों, अभी तो खुद ही मेरे करीब आ रही थी और अब जब मैं तुम्हें किस करने वाला था तो जिन्हें मुक्का जड़ दिया। दिमाग नहीं है क्या, अच्छे खासे मूड की बैंड बजा दी तुमने। तभी विधि अपनी चाल ढाल थोड़ा मर्दाना करके कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दी अर्जुन सिंघानिया को किस करने की कोशिश करने की। मैं कोई एरा गैरा इंसान नहीं हूँ जो कोई भी आके मुझे किस कर लेगा। वहीं सिद्धार्थ तो अब अपना माथा ही पकड़ लेता है, हे भगवान, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे इस पागल लड़की के साथ। फिर विधि सिद्धार्थ पर उंगली पॉइंट करके कहती है, अरे तुम तो वही हो ना जो उस मासूम सी, प्यारी सी, भोली सी विधि को ब्लैकमेल करते हो। मासूम सी, प्यारी सी, भोली सी विधि, ये सब सुनकर तो सिद्धार्थ को लग रहा था कि बस अब धरती का अंत नजदीक है। अगर विधि भोली प्यारी मासूम है तो चुड़ैल, खतरनाक डायन कौन है। तभी विधि सिद्धार्थ ने करीब आके कहती है, और ये क्या तुम आधे नंगे होके घूम रहे हो, ज्यादा शो ऑफ कर रहे हो अपनी बॉडी का, तुम्हें क्या लगता है ऐसी बॉडी बस तुम्हारे पास है। फिर वो सिद्धार्थ को गुस्से से देख के कहती है, मुझे वो वीडियो दो जिसके लिए तुम विधि को परेशान करते हो, नहीं तो। इतना बोलकर वो सिद्धार्थ पर फिर से अटैक कर देती है, लेकिन सिद्धार्थ इस बार विधि के वार को ब्लॉक कर देता है। इसी तरह दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। हालांकि सिद्धार्थ बस विधि के वार को ब्लॉक ही कर रहा था, वहीं दोनों ही फाइट करते करते हॉल तक पहुंच जाते हैं। तो विधि को हॉल में फिर जितना सामान नजर आ रहा था सब उठा उठा के सिद्धार्थ के ऊपर फेंकने लगी और कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने विधि को परेशान किया है जो मेरे लिए बहुत खास है, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तभी अचानक से सिद्धार्थ के मुंह से निकल जाता है, यार मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, माफ करो मुझे। वैसे तो सिद्धार्थ यहाँ हारता नहीं, लेकिन वो विधि पर हाथ नहीं उठा सकता था और विधि इस बात का फायदा उठा के उसकी अच्छा धुनाई कर रही थी, इसलिए आखिर में सिद्धार्थ ने खुद ही अपना सच कबूल कर लिया। वहीं ये सुनते ही विधि का पारा एकदम से सच्ची में हाई हो जाता है। अब तो वो ये भूल ही जाती है कि अभी तक वो स्प्लिट पर्सनैलिटी का नाटक कर रही थी। उसके एक्टिंग को देखकर तो एक बार ऑस्कर वाले भी उसके ऑस्कर देने आने वाले थे, लेकिन सिद्धार्थ के मुंह से सच सुनकर सब उल्ट हो गया। और चैप्टर 40 प्रमोशन। एक तहखाने में जहां पूरी तरह अंधेरा पसरा हुआ था। अगर वहां कोई कमजोर दिल का आदमी अकेले चला जाए तो उसे एक पल भी ना लगे अपनी जान गंवाने में।
वहां किसी के कदमों की आहट के शोर के अलावा और कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। धीरे धीरे कदमों की आहट तेज होती गई, वैसे वैसे ही हल्की रोशनी भी नजर आने लगी। ये रोशनी मशालों की थी। चारों तरफ मशालों जल रही थी। जिस तरफ कदमों की आहट बढ़ रही थी, वहीं उस तहखाने की दरवाजे पर दो गार्ड खड़े थे, लेकिन उनके कपड़े को देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी पुराने जमाने के महल के दरबान हो। तभी वहां 4-5 लोग नजर आते हैं। तीन आदमी जिन्होंने राजकुमार के तरह के कपड़े पहनेंगी हुए थे, उनमें से एक 24 साल का था तो बाकी दो 20-21 साल के होंगे। तीनों ही काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे दिखने में। उनके साथ ही दो और लोग थे, जिसमें से एक औरत थी जुड़े तांत्रिका की तरह दिखने में लग रही थी। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, उसके काले लंबे घने बाल खुले हुए थे। माथे पर काला लंबा टिका लगा हुआ था। गले में तरह तरह के माला थे, ऐसा लग रहा था कि सभी मंत्र उच्चारित माला है। उंगली में बड़ी बड़ी डरावनी अंगूठी और नाक में बड़ी सी चांदी की नथ थी। उसके साथ पीछे एक चेला भी था, जिसने एक झोला टांग रखा था। सभी एक साथ एक जगह आकर खड़े हो जाते हैं। तभी उनमें से जो एक आदमी, जिसकी उम्र 24 साल के करीब थी, वो अपनी डोमिनेटिंग आवाज में कहता है, सैनिक मशालें इधर लाओ, हम इन दोनों को देखना चाहते हैं। तभी वहां सैनिक मशाल लेके आ जाते हैं, जिससे वहां हल्की रोशनी हो जाती है, जिससे वहां दो लोग बंधे हुए नजर आते हैं। जिसमें से एक 17-18 साल की एक लड़की है जो कि राजकुमारी के कपड़ों में है, और दूसरा 21-22 साल का लड़का है जो कि सेनापति के कपड़ों में है। अब हम थोड़ा सभी के बारे में जान लेते हैं। जो लोग पहले आए हैं वो है थे, उनमें से एक है अद्वैत प्रताप, जो गोविंदगढ़ के होने वाले महाराज है, और उनके साथ उनके दो भाई है, राजकुमार ध्रुव प्रताप और दूसरा राजकुमार भानु प्रताप। जो औरत है वो उनके राज्य की गुरु माता चंद्रिका है, लेकिन वो बहुत ही ईवल है, उसके इरादे हमेशा ही खतरनाक रहे हैं। और जो दो लोग बंधे हुए हैं वो है एक सुंदर नगर की राजकुमारी संयुक्ता, और दूसरा आदमी है गोविंदगढ़ का सेनापति वीरभद्र। राजकुमार अद्वैत प्रताप दोनों को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है, फिर कहता है, तो कैसी है आप राजकुमारी संयुक्ता? अद्वैत प्रताप के आवाज देने पर राजकुमारी अपना सिर उठा के देखती है तो उसका चेहरा नजर आता है। झील सी आंखें, पनकुली से होंठ, लंबे खुले बाल, पूरे शरीर में आभूषण, आंखों में काजल, माथे में टिका, बला की खूबसूरत है राजकुमारी संयुक्ता। वहीं वो अद्वैत प्रताप को अपनी जलती निगाहों से घूरती है, जिससे अद्वैत प्रताप और उसके साथ आए लोग सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं, जैसे वो राजकुमारी का मजाक उड़ा रहे हों। फिर अचानक ही अद्वैत प्रताप हंसना बंद करके कहता है, तो क्या विचार किया है आपने राजकुमारी? विवाह करेंगी आप हमसे, या अभी भी आप अपने इस प्रेमी के प्रेम में पागल है, जो हमारा गुलाम होने के अलावा कुछ भी नहीं है? देख रही है ना आप इस गुलाम की हालत? जब ये स्वयं की रक्षा हमेशा नहीं कर पा रहा है, तो ये आपकी सुरक्षा कैसे करेगा? क्यों आप इसके प्रेम के लिए खुद को कष्ट दे रही हैं? हमसे विवाह कर लीजिए, आप गोविंदगढ़ की महारानी बन जाएगी कुछ दिनों में। हम 17वीं शताब्दी के सबसे पराक्रमी राजकुमार है। उसकी बात पर राजकुमारी संयुक्ता हंसती है और फिर अपने आंखों में आंसू लिए अपने बगल में बंधे वीरभद्र को देखती है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। देख के ही लग रहा था कि उस पर कितने ज्यादा कोड़े बरसाए गए हैं, लेकिन फिर भी उसके चेहरे की चमक बरकरार थी। राजकुमारी अद्वैत प्रताप को तंज कसते हुए कहती है, क्या सच में आप इतने गुणी हैं? ये पराक्रम हमारे वीर का है, जिसके गुणगान आपके लिए होते हैं। अगर हमारे वीर ना हो तो क्या आपका कोई वजूद है राजकुमार? वहीं ये सुनकर राजकुमार अद्वैत गुस्से से पागल हो जाता है और तुरंत अपनी तलवार निकालकर उसे वीर के गले में लगा देता है, जिससे एक पल के लिए राजकुमारी संयुक्ता की सांस उसके गले में अटक जाती है। तभी वहां हंसने की आवाज गूंजती है। ये हंसी वीरभद्र की थी। वो अपनी आंखें खोल के राजकुमार को देखता है और कहता है, बस राजकुमार, इतनी ही पीड़ा आप हमें देंगे? इतनी जल्दी हमें मृत्यु को सौंप देंगे? आपको क्या लगता है ऐसा करने से राजकुमारी आपकी हो जाएगी? तो आप गलत है राजकुमार। राजकुमारी हमसे प्रेम करती है और हम उनसे। वो कभी आपकी नहीं होगी, विश्वास है हमें। आज नहीं तो कल हम एक जरूर होंगे। आप हमें मार देंगे तो हमारी राजकुमारी भी जीवित नहीं रहेगी। वो अपने प्राण दे देंगी, लेकिन खुद को आपको कभी नहीं सौंपेगी। तो आप इस वहम में बिल्कुल मत रहिएगा कि राजकुमारी आपकी होगी। तभी गुरु माता कहती है, राजद्रोही, इतना दुस्साहस तुम में है कि तुम होने वाले महाराज के खिलाफ जा रहे हो। इसकी सजा ज्ञात है तुम्हें, मृत्यु दंड है इसकी सजा। और राजकुमारी को तो राजकुमार का होना ही होगा, क्योंकि वो उनके उज्जवल भविष्य की चाबी है। राजकुमारी संयुक्ता कहती है, हम कभी राजकुमार के साथ नहीं रहेंगे। हम अपने प्राण दे देंगे, लेकिन इनके साथ कदापि नहीं रहेंगे। वचन है ये हमारा राजकुमारी संयुक्ता का।
ये सुनते ही राजकुमार अद्वैत और उसके भाई के आंखों में गुस्सा उतर जाता है। तभी गुरु माता कहती है, हम आपको मरने ही नहीं देंगे राजकुमारी, आप हमेशा गोविंदगढ़ में ही रहेंगी, भले ही आपको हमें कैद ही क्यों ना करना पड़े। तभी राजकुमार अद्वैत कहता है, गुरु माता हम राजकुमारी से प्रेम करते हैं, वो हमें किसी भी कीमत पर चाहिए। तो गुरु माता कहती है, आपको अपने जीवन से ज्यादा प्रेम राजकुमारी से है क्या? इनका जीवित रहना आपके लिए जरूरी है और इनका आपके करीब होना भी जरूरी है, इसलिए इन्हें हम आपके महल में कैद करके रखेंगे। इन्हें बहुत घमंड है ना अपने सच्चे प्रेम पर, लेकिन ये कभी अपने सच्चे प्रेम को नहीं पा पाएंगी। अचानक ही वो कुछ मंत्र का उच्चारण करने लगती ही है और अपनी मुट्ठी खोल के राजकुमारी के तरफ फूंक मारती है, जिससे धीरे धीरे राजकुमारी के सामने एक अदृश्य दीवार बन जाता है। कोई नहीं बता सकता था कि यहाँ एक दीवार है और उस दीवार के पीछे कोई कैद है। फिर गुरु माता एक अंगूठी राजकुमार को देती है और कहती है, राजकुमार आपको रोज राजकुमारी से मिलना होगा, क्योंकि इनकी कुंडली से ही आपकी सफलता लिखी है। आप दोनों का एक घड़ी साथ रहना आवश्यक है। आप जैसे ही इस अंगूठी के सामने बोलेंगे कि आपको राजकुमारी नजर आए तो आपको नजर आ जाएंगी। उसके वहीं ये सब वीरभद्र नम आंखों से देख रहा था। तभी राजकुमार अपने हाथ के तलवार को वीरभद्र के गले पर चला देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु उसी पल हो जाती है। वहीं राजकुमार भानु प्रताप के आंखों में कुछ अलग ही भाव थे। वो उसकी आंखों में हल्का आंसू था, लेकिन वो अपने आंसू तुरंत छुपा लेता है। तभी राजकुमार ध्रुव प्रताप कहता है, गुरु माता क्या राजकुमारी हमेशा ऐसे ही कैद में रहेगी? तो गुरु माता कहती है, इनकी आज़ादी बस इनके सच्चे प्रेम से ही हो सकती है। जो इनसे सच्चा प्रेम करता है, अगर वो इस दीवार को स्पर्श करे तो राजकुमारी आज़ाद हो जाएगी। तो राजकुमार अद्वैत प्रताप अपना हाथ बढ़ाकर दीवार को छूता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तो वो खुद से कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम ही इनसे सच्चा प्रेम करते हैं।